हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एवरीवन। आई होप ऑल आर फाइन। चैप्टर 2 चल रहा है ये हमारा न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट द थ्री डायनेस्टीज गुजरात प्रतिहाराज, राजपुत्राज एंड पलाज। And in this topic we shall discuss about the three dynasties fought each other to acquire the control over the कन्नौज। ये तीनों डायनेस्टी कन्नौज के लिए एक दूसरे से लड़े। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। द ट्री पार्टाइट का मीन्स होता है थ्री पार्टीज स्ट्रगल, मतलब एक दूसरे से लड़े। थ्री पार्टीज यानी कि गुजरात प्रतिहाराज, राजपुत्राज एंड पलाज। The three dynasty of the earlier medieval period, the Gujarat Patiharaj, Rajputraj and Palas fought with each other, यानी कि तीनों डायनेस्टी एक दूसरे से लड़े। Why they fought with each other? To acquire control over कन्नौज, कन्नौज को पाने के लिए। कन्नौज was considered a हब ऑफ पावर ऑन द फर्टाइल प्लेन्स ऑन द नॉर्थन प्लेन्स इंडिया। तो नॉर्थन इंडिया का ये जो कन्नौज वाला पार्ट था, इस पार्ट को ये फर्टाइल प्लेन्स था यानी कि उपजाऊ वाला एरिया था और पावर में था, हब ऑफ पावर। इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर एंड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर था एंड ट्रेड के हिसाब से, ट्रेड मीन्स व्यापार के हिसाब से, एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड इन दिस एरिया। तो यानी कि एग्रीकल्चर क्या होती थी, इस एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रो होती थी। फ्लरिश्ड का मीन्स होता है ग्रो होना, फ्लरिश्ड मीन्स ग्रो। ओके, Thus it was a matter of prestige to the ruling कन्नौज। प्रेस्टीज मीन्स यह है एक सम्मान की बात होती है, यानी कि रेस्पेक्ट। कोई अगर कन्नौज पर रूल कर रहा है तो इसे कहा जाएगा कि यह है एक रेस्पेक्ट की बात है। प्रेस्टीज का मतलब रेस्पेक्ट। अगर कोई कन्नौज पर रूल कर रहा है तो इसलिए वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। द थ्री डायनेस्टीज kept fighting with each other to gain this प्रेस्टियस एरिया, यानी कि तीनों डायनेस्टी एक दूसरे से लड़ती रही इस एरिया को, जो ये रेस्पेक्टेड एरिया था, पावर और फर्टाइल प्लेन्स था, इसके लिए तीनों लड़ते रहे। एज देयर वर थ्री डायनेस्टीज फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, इट गोट नेम ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। यानी कि तीनों ये जो पार्टीज थे, गुजरात प्रतिहाराज, राजपुत्राज एंड पलाज, तो ये तीनों लड़े और इस पार्टी को, इस स्ट्रगल को क्या नाम दिया गया? ट्री पार्टाइट स्ट्रगल। सिंस देयर आर्मीज वर नियर इक्वल इन कैपेबिलिटीज, यानी कि तीनों पार्टीज क्या थी? तीनों पार्टीज इक्वल कैपेबिलिटी थी। तीनों की आर्मीज, मिलिट्री, तीनों जो थे इक्वल कैपेबल थे टू फोर्ट, लड़ने के लिए। However, the constant battle kept weakening them over a period of time. They did not realize this, and eventually rulers from other dynasty captured and the territories of these dynasty preside simultaneously। तो इसमें क्या हुआ, ये तीनों एक दूसरे से लड़ते रहे एक टाइम तक, लेकिन क्या हुआ, जब दो, आपने सुना है कि जब दो पर्सन लड़ते हैं तो तीसरा उसका बेनिफिट ले जाता है। सेम एज इनके साथ भी यही हुआ कि ये तीनों लड़ते रहे, लेकिन फोर्थ पर्सन, जो फोर्थ रूलर था, उसने आकर इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। कैसे? द रियल पावर पास इनटू द हैंड्स ऑफ द चंदेल्स एंड द चौहान्स, द पारामार्स एंड अदर डायनेस्टीज, ऑल ऑफ होम आर कंसिडर्ड टू बी राजपूत्स। तो इसमें क्या हुआ, ये इनकी पावर थी तो किसको समझा गया? उस एरिया का रूलर राजपूत्स को। ओके, तो इसमें क्या हुआ, ये जो तीनों डायनेस्टीज थी, गुजरात प्रतिहाराज, राजपुत्राज और पलाज, ये तीनों एक दूसरे से लड़ते रहे। डेफिनेट विक्टर्स जो था वो हम इसमें फाइंड नहीं कर पाए। और ये इनका क्या हुआ, इनकी जो आर्मीज थी, इनकी जो सारे किंग्स थे तीनों, ये कमज़ोर होते गए। तो फिर नाइदर गुजरात प्रतिहाराज और नोर पलाज और नोर राजपुत्राज मेक अ रूलर ऑफ कन्नौज। तो इसमें कौन बने फिर? ये रियल पावर पास इनटू द हैंड्स ऑफ चंदेल्स, चौहान्स एंड द परमार्स। ये डायनेस्टीज ने इन पर, इस कन्नौज पर रूल करा, जिनको क्या समझा जाता था? राजपूत्स। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा राजपूत्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द राजपूत्स वर कंसिडर एज द सन ऑफ रूलर। जो राजपूत्स होते थे उनको
क्या समझा जाता था? द सन ऑफ रूलर्स। दे वर नोन टू बी टू डिसेंट द सन एंड द मून गॉड्स। तो सन एंड द मून गॉड्स मीन्स सूर्यवंशी एंड द चंद्रवंशी रेस्पेक्टिवली। उनको सन एंड मून की उन्हें बताया गया उन्हें। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया राजपूत प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन द 9th एंड द 12th सेंचुरी। जो राजपूत थे इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है, यानी कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहा है बहुत अच्छा बताया गया है। और कौन से टाइम पीरियड तक रही है? 9th to 12th सेंचुरी। दे एस्टेब्लिश मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट। उन्होंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट को एस्टेब्लिश करा। देयर वॉज नो सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी विच कुड ब्रिंग दैम टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट ऑफ एम्पायर। मतलब कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उन्होंने किसी भी एक उसको अथॉरिटी नहीं दी है कि किसी पर भी कंट्रोल नहीं रखा। उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट को एस्टेब्लिश किया। सम ऑफ द प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम्स वर ऑफ चौहान ऑफ अजमेर एंड दिल्ली, परमार्स ऑफ मालवा रीजन, गढ़वाल्स और राठौड्स ऑफ कन्नौज एंड द सिसोदियाज ऑफ मेवाड़। ये इनके नेम दिए हुए हैं कि कौन से किंगडम्स प्रोमिनेंट हुए। राजपूत किंगडम्स वर चौहान्स ऑफ अजमेर एंड दिल्ली। नेक्स्ट है चौहान्स। द चौहान्स अर्लियर नोन एज द चहमनाज वर फेडरल लॉर्ड्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ द प्रतिहाराज। ये चौहान थे, ये आपने पिछले वाले टॉपिक, पिछले जो चैप्टर्स हमने अभी इसमें रीड आउट किया है फर्स्ट टॉपिक, उसमें सामंताज के बारे में पढ़ा है। तो ये जो चौहान थे ये सामंताज थे प्रतिहाराज के उसमें। दे एस्टेब्लिश देयर किंगडम फर्स्ट इन अजमेर। इन्होंने पहले फर्स्ट टाइम अपना किंगडम अजमेर में एस्टेब्लिश किया था इन 9th सेंचुरी एंड लेटर अक्योर्ड कंट्रोल ओवर दिल्ली। और बाद में इन्होंने दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर लिया। फ्रॉम द तोमर्स एंड द शिफ्टेड देयर कैपिटल टू दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो पृथ्वीराज चौहान है वो इस डायनेस्टी के फेमस रूलर रहे हैं। वी गेट टू नो अबाउट हिम फ्रॉम द एपिक फ्रॉम पृथ्वीराज रासो रिटन बाई कोर्ट पोएट चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? उनके ही जो दरबार के कवि थे चंदबरदाई। आपने पढ़ा था उसमें जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में था कि जो पृथ्वीराज रासो क्या है? बायोग्राफी, और जो वो खुद अपने बारे में लिखते हैं किसी चीज़ को उसे ऑटोबायोग्राफी। ही फोर्ट 2 बैटल्स ऑफ तराइन नाउ इन हरियाणा विद मोहम्मद गौरी। तो इन्होंने 2 बैटल लड़े, 2 युद्ध लड़े हरियाणा में, किसके साथ? विद मोहम्मद गौरी। The Battle of Tarain. The first Battle of Tarain took place in 1191. फर्स्ट जो तराइन का बैटल हुआ वो कब हुआ? 1191. पृथ्वीराज यूनाइटेड सम राजपूत किंग्स टू फेस मोहम्मद गौरी। अनफॉर्चुनेटली जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज डिड नॉट जॉइन द कॉन्फेडरेशंस इन द बैटल। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान ने जो जितने भी राजपूत थे सबको यूनाइटेड कर लिया, मतलब सबको एक अपना ग्रुप बना लिया जो राजपूत थे। किंग्स टू फेस मोहम्मद गौरी, जिससे वो मोहम्मद गौरी के साथ लड़ सके। अनफॉर्चुनेटली जयचंद द रूलर ऑफ कन्नौज डिड नॉट ज्वाइन। तो उन्होंने क्या करा? जो जयचंद था उसने ज्वाइन नहीं किया। इन द बैटल गौरी was wounded and defeated with caused his army to flee। तो मोहम्मद गौरी क्या हुए? वो हरा दिए गए एंड वाउंडेड हो गए, यानी कि घायल हो गए, काज हिज आर्मी, उस अपनी आर्मी के कारण। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन 1192। मोहम्मद गौरी अटैक द किंगडम्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी ने क्या करा? अटैक कर दिया पृथ्वीराज चौहान के किंगडम पर अगेन दोबारा से, विद द मोटिव ऑफ रिवेंज एंड द एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर इंडिया। यानी कि क्यों करा? आप बदला लेने के लिए, क्योंकि पहले कब हुआ? 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे। तो उन्होंने मोहम्मद गौरी ने दोबारा से अटैक किया अपना बदला लेने के लिए, पूरी इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए। दिस टाइम ही हैड ऑर्गेनाइज अ बेटर क्लेवरी एंड आर्मी। तो इस टाइम में उनके पास क्या थी? बहुत कह सकते हैं कि मिलिट्री पावर, या उनकी जो पूरा उनके पास पावर थी, वो कैपेबल थे टू फोर्ट दिस बैटल। यानी कि वो इस टाइम पीरियड इसको बैटल को लड़ने के लिए कैपेबल थे। कि होते हैं ना कि अब जैसे आपने पीछे पढ़ा
वो 3 पार्टीज लड़ती रही, लेकिन वो तीनों कैपेबल थे। लेकिन जब तक वो कैपेबल थे तो वो लड़ते रहे। उसमें से तीनों पार्टीज में से किसी का ये डिसीजन नहीं हो पाया कि कौन इस कन्नौज पर रूल करेगा, लेकिन वो लड़ते रहे। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में आके वो वीक हो गई और 4th पर्सन ने आके उस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। तो इस टाइम में क्या है, जो मोहम्मद गोरी थे वो अब उनके पास ऑर्गेनाइजेशन थी, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन करा उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ अपनी आर्मी का। उस तब वो लड़े। पृथ्वीराज अगेन फ्रॉम आ confederations, but this time Jaichand, instead of joining the battle from the side of Rajput, is said to have helped Gori। तो इन्होंने किसकी सहायता करी, जयचंद ने हेल्प करी गोरी की। अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान वाज कैप्चर्ड एंड स्लेन। तो पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया एंड स्लेन, उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि जयचंद जो है पहले उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था राजपूत को, लेकिन बाद में ये मोहम्मद गोरी के साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने और मोहम्मद गोरी की हेल्प करी। और लास्ट में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और एंड स्लेन मीन्स हत्या कर दी गई। आल्दो अनदर तुर्कीज रूलर Mahmud of Ghazni, Afghanistan, had also attacked in Gujarat region in search of wealth. The loss in the Battle of Sirain was the Rajput is considered as the turning point of dynasty of India। तो इसमें क्या है, अब हम सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस एरिया पर ज़्यादा अटैक किया। द सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। और ये जो तराइन का बैटल हुआ था, इसमें राजपूत को जो समझा जाता था कि ये एक टर्निंग पॉइंट लाया, यानी कि किसी चीज़ का एक मुड़ाव आना ऑफ दिस डायनेस्टी ऑफ इंडिया। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी ऑफ अफगानिस्तान रूल्ड फ्रॉम 997 CE टू 1030 CE, यानी कि इन्होंने इस टाइम पीरियड तक, ये यहाँ से ये इनके बीच का जो टाइम पीरियड रहा है, इन्होंने रूल करा मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी जो है वो हमेशा ऐसे एरिया पर अटैक करते थे जहाँ पर वेल्थ हो, मतलब जहाँ पर मनी हो। और वो ये सोचते थे कि जो इंडिया के लोग होते हैं, जो इंडिया में हैं, वो सारा वेल्थ प्रॉस्पेरिटीज़ कहाँ पर रखते हैं, वो मंदिर्स में रखते हैं, टेम्पल्स में रखते हैं। तो मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स। तो उन्होंने 17 बार अटैक करा इन सर्च ऑफ वेल्थ के लिए। ही मेनली अटैक द टेम्पल्स टाउन सच एज सोमनाथ, नागरकोट, मथुरा, कन्नौज एंड अदर्स। तो इन्होंने कहाँ पर अटैक करा, टेम्पल्स में। कौन कौन से, सोमनाथ का मंदिर, नागरकोट, मथुरा, कन्नौज। कन्नौज का तो भी आपने पढ़ा ही है कि कन्नौज इज़ द fertile land and the power in wealth and others. He was of the belief that all the wealth and gold of India was hidden in temples and he wanted the wealth to support his own kingdoms and his army। वो सोचते थे कि जो भारत में लोग जो सारा ये सब कुछ छुपा के रखते हैं, गोल्ड्स वगैरह, वो कहाँ पर रखते हैं, टेम्पल्स में। और उन्होंने इस चीज़ को क्यों अटैक किया वहाँ पर और क्यों इसको चुराया, कि जिससे कि वो अपने किंगडम्स को सपोर्ट कर पाएँ, अपनी आर्मी को पावरफुल बना पाएँ। हिज रिपीटेड सक्सेसफुल अटैक सो हाउ इंडियंस किंग वर वेरी वीक एंड द इनडिफेंसिबल। तो वो ये कहा कि जो भारत के किंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं एंड इनडिफेंसिबल हैं। सुल्तान मोहम्मद वाजा patrons of art culture as well as even in those days he established a library his domain। तो मोहम्मद गोरी जो थे वो आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा बिलीव करते थे, तो उन्होंने एक लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश करा। नेक्स्ट पॉइंट है अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम्स, कि जो ये किंगडम्स आए और उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था। द किंग्स वर थॉट टू बी गिफ्टेड विद डिवाइन क्वालिटीज़, यानी कि वो सोचते थे कि उनके पास जो है ये एक डिवाइन क्वालिटीज़ है, यानी कि देव्य है, यानी कि भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। दे एज्यूम टाइटल्स लाइक महाराजा अधिराज, यानी कि वो ऐसे एज्यूम करते थे, अपने आप को ऐसे टाइटल देते थे, महाराजा अधिराज, परमेश्वरा एक्सेट्रा। दीज टर्म्स मीन लॉर्ड और गॉड। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, लॉर्ड और गॉड, यानी कि भगवान की तरह, महाराजा अधिराज, परमेश्वरा। फर्स्ट पॉइंट इज किंग्स
किंगशिप वाज हेरिडिटी, यानी कि जो ये राजा का जो कंटिन्यू चलता था ये हेरिडिटी चलता था, यानी कि अब जो राजा बना है, जैसे आपने मुगल वाला पढ़ा है कि जो उनका बेटा होता था वो ही रूल करेगा, ये हेरिडिटी चलता था जब तक कि वो पावर में है, जब तक उनके पास पावर है तो वो हेरिडिटी चलता रहता ना कि वंश के, यानी कि जो अब उनका बेटा होगा बाबर में, फिर हुमायूं, फिर अकबर, इस तरह से क्या हुआ ये रूल चलता रहा। दे एन्जॉय अनलिमिटेड पावर्स एंड वर द कमांडर ऑफ द फोर्सेस, तो वे जो एन्जॉय करते थे अनलिमिटेड पावर्स का, कमांडर्स का, ऑफ द फोर्सेस। दे टुक अपॉन द रोल ऑफ जज इन केसेस एंड डिप्यूट्स, यानी कि वो जो भी रोल या जज करते थे सारे अपने आप ही सोल्व करते थे, अपने आप ही किसी भी चीज़ को ऑफिशियल या ऑफिसर्स को जैसे होते हैं जो उनके किंगडम्स में होते थे वो खुद चूज़ करते थे। दे टुक अपॉन द रोल ऑफ जज, कोई भी अगर किसी चीज़ का मैटर है तो वो उस चीज़ को जज करते थे। देन दे सोल्व प्रॉब्लम। दे अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेल्प दैम इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिपार्टमेंट्स वर अलॉटेड ऑफ दैम, तो वे अपॉइंट करते थे मिनिस्टर्स को, क्यों अपॉइंट करते थे, जिससे कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अलॉट कर दिए, जैसे सामंताज की तरह भी हमने पढ़ा था कि अलॉट कर दिए कि आप इस एरिया के आप किंग रहेंगे, आप इस एरिया को खुद देखेंगे। लेकिन जब वो सामंताज या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इतने पावरफुल हो जाते थे तो वो राजा से कहते थे कि अब आप हमसे लड़िए, अगर आपको ये एरिया चाहिए, तो वो सामंताज तो अपने आप को वो क्या डिक्लेयर कर देते थे, महासामंताज या महामंडेश्वर। ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू टुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि ये जो ऑफिशियल ये ऑफिसर होते थे वो क्या कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जो टैक्सेस वगैरह जो लगाते थे वो सारा ये कलेक्ट करते थे। विलेज वर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हेडमैन टुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज, यानी कि विलेज जो थे वो स्मॉलेस्ट यूनिट में थे, स्मॉलेस्ट मतलब कि एक छोटे एरिया में, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड द हेडमैन लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, जो हेडमैन होता था वहाँ का वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही है, जो फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, टैक्सेस कलेक्ट करना है, वो सब ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते थे। एंड इन सिटीज़ देयर वर लोकल कमिटीज़ टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द सिटीज़, और सिटीज़ में जो लोकल कमिटीज़ होती थी वो सारे अफेयर्स को देखती थी या लुक आफ्टर उनको कंसिडर करती थी, समझती थी कि ये जो है कमिटीज़ जो बनाई गई हैं वो सारे सिटीज़ के को अफेयर्स को देखें, और विलेजेस में जो स्मॉल यूनिट्स थी वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका लास्ट, रेवेन्यू। द किंग्स नीडेड मनी टू फाइनेंस देयर एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज़ एंड मेंटेन द आर्मी एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब जो राजा है अब उसको किस चीज़ की नीड होगी, मनी की, क्योंकि मनी से ही वो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाएंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी सारे वर्क होते हैं, आर्मीज़ वगैरह हैं, उनको वो सब देना होता है। तो उससे क्या करते थे, मनी वॉज आल्सो नीडेड टू फाइट वॉर्स एंड फाइनेंस, यानी कि पैसे से ही सब क्या लड़ा जाता था, फाइट्स को एंड फाइनेंस सिस्टम। जो हमारा ये फाइनेंस सिस्टम है इस चीज़ में भी किसकी नीड होती थी, मनी की। तो उसमें किस चीज़ को दिया गया, रेवेन्यू को। रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, प्लेसेस एंड द टेम्पल्स। तो जब ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो उससे वो क्या किस किस चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करते थे, फोर्ट्स बनवाते थे, प्लेसेस एंड टेम्पल्स। मनी कलेक्टेड वाज एट टाइम्स गिवन अवे एज रिवार्ड्स टू सेलेक्टेड पीपल, और जो मनी जब वो कलेक्ट करते थे एट अ टाइम तो वो एज अ रिवार्ड जो सेलेक्टेड पीपल होते थे उन्हें रिवार्ड भी देते थे। आपने भी उसमें भी पढ़ा था कि जो ये सारे कमेटीज़ वगैरह होती थी जिन्होंने इसको अलॉट किया था कि तो वो राजा के पास गिफ्ट लेके भी आते थे, राजा भी उनको वर्क के लिए उन्हें गिफ्टेड करते थे, है ना। तो ये सब क्या हुआ, इन्होंने ये रेवेन्यू कलेक्शन इकट्ठा किया। अभी रेवेन्यू कलेक्शन किस से किन किन पीपल से इकट्ठा किया जाता था, अब वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रेवेन्यू कलेक्शन, the various ways of collecting money were as follows. Farmers were required to give a part of their earning in crops or its value
टू द किंग, यानी कि फार्मर्स जो भी अपना एग्रीकल्चर का जो वर्क करते थे उसमें से कुछ पार्ट टैक्स के रूप में राजा को देना होता था। अदर पीपल लाइक द ट्रेडर्स एंड द आर्टिसन वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव अ टैक्स इन काइंड और कैश टू द किंग, यानी कि जो आर्टिसन होते थे, जो चित्रकार होते थे या ट्रेडर्स होते थे, वो भी टैक्स के रूप में या तो कैश देते थे, राजा को देना होता था। अदरवाइज राजा जो है अपने किंगडम्स में उनसे काम कराता था। At times, the king collected peculiar and the wages taxes like tax for using for a ladder by the peasant, the use of cart, thrashing of house and so on, यानी कि और अलग अलग तरीक़ों से भी जो राजा था वो टैक्स वसूल करता था। कैसे, अगर कोई यूज़ कर रहा है लैडर का, पीजेंट्स का, एंड द यूज ऑफ कार्ट, थ्रैचिंग ऑफ हाउस, यानी कि जो हाउस बनाने के लिए वो स्टोव वगैरह का यूज़ करते हैं, एंड सो ऑन, अगर किसी भी चीज़ को वो यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करते थे, उसमें भी टैक्स लेते थे। दोज हु वर अनेबल टू पे टैक्स मनी हैड टू पे बैक फॉर वर्किंग एज अ लेबर फॉर किंग, यानी कि अगर कोई राजा को टैक्स नहीं देता था तो फिर उन्हें क्या करना होता था, राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में काम करना होता था एज अ लेबर। In this chapter you have studied about the various kingdoms of early medieval period। हमने पढ़े इसमें अर्ली मेडिवल पीरियड और लेटर मेडिवल पीरियड। अभी हमने सिर्फ अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसमें लेटर मेडिवल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस पीरियड वॉज अ ग्रोथ, डेवलपमेंट्स एंड द प्रॉस्पेरिटी बट also had its share to conflicts and divide। You will study about the later medieval period लेटर इन द बुक। तो आपने इसमें देखा कि कितने सारे ग्रोथ्स हुए, रिमार्केबल चेंजेस आए इन इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, रिलीजियस, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस वी सॉ इन दिस चैप्टर। आपके इसमें एक केस स्टडी दी है चोलाज के बारे में, तो आप इस केस स्टडी को पढ़ेंगे एंड फाइंड आउट द क्वेरीज। ओके।